बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से, जहां पटना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो एक खास समुदाय के लोगों को प्रशिक्षित कर रहे थे। इसके बाद इस पूरे मामले की जांच एनआईए ने भी शुरू कर दी, जिसके बाद एनआईए ने एक और शख्स की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की है। यानी कि अब तक मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया था। तो एक बड़ी खबर जहां आपको बता दें कि बिहार झारखंड में आतंकी नर्सरी का भंडाफोड़ पुलिस के द्वारा किया गया है। पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से 2 संदिग्ध आतंकियों को यहां पर गिरफ्तार किया है। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने जांच आगे बढ़ाई, जिसके बाद एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। ये दोनों जिनकी गिरफ्तारी कल हुई है, उन दोनों के नाम हम आपको बता दें कि मोहम्मद अतहर बताया जा रहा है एक का नाम, और एक मोहम्मद जलालुद्दीन। और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए रुख करेंगे अपने सहयोगी एसके राजीव का, जो हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं, और अपने सहयोगी पंकज प्रसून का, जो हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। पंकज, सबसे पहला सवाल आपसे, एक बड़ा भंडाफोड़ हुआ है जहां बिहार झारखंड में आतंक की जो नर्सरी चलाई जा रही थी, उसका भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। इस पर क्या है आपके पास पूरी जानकारी? दर्शकों को दे दूं कि जो आतंकी पकड़े गए हैं वो पकड़े कैसे गए। 6 और 7 जुलाई को पटना के फुलवारी शरीफ में करीब 2 दर्जन लोग जुटे, और वो 2 दर्जन कहाँ के लोग थे? केरल के, तमिलनाडु के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के, कश्मीर के, बंगाल के। और ये सारे लोगों की गतिविधियां संदिग्ध थी। जब एनआईए ने इसे डिकोड करने की कोशिश की तो उन्हें एक क्लू मिला जिसमें यह लिखा हुआ था कि पीएम ऑन टारगेट। अब पीएम ऑन टारगेट जैसे ही देखा, अचानक से हड़कंप मच गया खुफिया एजेंसियों के बीच। जब छापेमारी हुई, जो मकान है वो बताया जा रहा है कि वो जो मोहम्मद जलालुद्दीन हैं, जो कि झारखंड पुलिस के रिटायर्ड दरोगा हैं, उनका मकान था। और जब पुलिस ने वहां से छापा मारा तो 2 शख्स पकड़े गए, एक स्वयं मोहम्मद जलालुद्दीन और दूसरे थे परवेज, अतहर परवेज। इनके पास से जब पुलिस ने इन्हें पकड़ा तो पहले मैं इन दोनों के बारे में जानकारी दे दूं कि अतहर परवेज जो हैं, जो पटना बम ब्लास्ट में गिरफ्तार आतंकी मंजर है, उनके सगे भाई हैं। इनका रिश्ता रांची से है। दूसरे हैं जो मोहम्मद जलालुद्दीन हैं, ये झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा हैं। जब इन दोनों को पुलिस ने पकड़ा और उनके घर को जब अच्छी तरह खंगाला गया तो पुलिस को कई चौंकाने वाले दस्तावेज मिले। बाकी सारे आतंकी वहां से भाग चुके थे जी। जब दस्तावेज मिले उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि 2047 तक भारत को कैसे इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, इसे लेकर पॉइंट दर पॉइंट एक पूरा ब्लूप्रिंट और एक बुकलेट था, जो कि वहाँ जो बच्चे आते थे, जो आतंकी आते थे, उन्हें दिया जाता था पढ़ने के लिए कि आपको पहले साल क्या करना है, दूसरे साल क्या करना है, और कैसे 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए। जी पंकज, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी और रुक करूंगी अपने सहयोगी एसके राजीव का। राजीव, जिस तरीके से हमने अभी दर्शकों को बताया कि अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन जो है उसकी कल ही गिरफ्तारी की गई थी, और अब इस पूरे मामले में एनआईए ने एक और शख्स की गिरफ्तारी की है, तो इस पर क्या है जानकारी आपके पास? देखिए, दरअसल में पूरे मामले की जानकारी दे दें तो लगातार ये बात कही जा रही है, गिरफ्तारी हुई है जलालुद्दीन की, और एक जो और उसमें आतंकी साजिश को अंजाम देने वाला था। बेसिकली इसकी गिरफ्तारी 12 तारीख को ही हो गई थी, और 12 तारीख के बाद इनसे लगातार इंट्रोगेशन का काम जो है पुलिस के द्वारा वो किया जा रहा था। और इस पूरे मामले में एनआईए और एटीएस की टीम को जो है वो कल से इसको लगाया गया था। दरअसल में 12 तारीख को आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का बिहार में पटना में कार्यक्रम था, और उसके पहले एक बड़ी घटना को साजिश अंजाम देने की जो है वो कोशिश इन लोगों के द्वारा की जा रही थी, जिसमें कि जो जलालुद्दीन है वो रिटायर्ड दरोगा है, जो कि झारखंड के डर का है। और फुलवारी शरीफ के नया टोला में ये लोग वहां पर रह करके इस पूरे घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। 7 तारीख को वहां पर बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया गया था और उनको ट्रेनिंग दी गई थी, और 4 राज्य जो है वो इसके पूरी तरीके से गिरफ्त में थे। बिहार, एक झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, यानी कि 4 राज्य में जो है इनका कारोबार, जो इनका नेक्सस जो है वो फैला हुआ था। तो पूरे मामले में एनआईए ने पूरी तरीके से इंटरफेयर कर दिया है। और अभी भी जो हमारे पास जानकारी मिल रही है कि जो नया टोला, जो कि यहाँ अभी हम जहाँ मौजूद है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर नया टोला है, और वहां पर एनआईए की टीम के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। और जो 2 लोगों को जो पकड़ा गया है उनको भी फिलहाल फुलवारी शरीफ
थाने में रखा गया है, जहां पर कि लगातार पिछले 4 दिनों से उनसे इंट्रोगेशन का काम जो है वो किया जा रहा है। देखिए, दरअसल में इस पूरे मामले में ये बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि 2047 तक भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने की कवायद जो है वो इन लोगों के द्वारा की जा रही थी, और इसमें भोले भाले मासूम बच्चों को शामिल करवाने की बातें की जा रही है कि भोले भाले मासूम को यहाँ पर लाया जाता था, उनको यहाँ से ट्रेनिंग दी जा रही थी। हालांकि जी राजीव, यहाँ पर जानकारी ये भी मिल रही थी कि सिर्फ बिहार से ही नहीं, अलग अलग राज्यों से बच्चे यहाँ पहुंचते थे और उन्हें आतंकी बनने का जो ट्रेनिंग है वो दिया जाता था। नहीं, देखिए 7 तारीख को जो मैं बता रहा हूँ कि 7 तारीख को यहाँ पर कई सारे बच्चे पहुंचे थे जिनको कि यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई थी, और उसके बाद ही पुलिस को इस बात की भनक मिली कि यहाँ पर कुछ जो है वो आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कवायद यहाँ से जो है वो शुरू हो रही है, और उसके बाद जो है लगातार पुलिस ने छापेमारी की। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से पूरा मामला जुड़ा हुआ था, लिहाजा इस पूरे मामले को सार्वजनिक नहीं किया गया, और कल जाकर के जो वहाँ के एएसपी है उन्होंने विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद मीडिया को जानकारी दी। लेकिन आज से 4 दिन पहले ही इन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, ये कंफर्म खबर है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात राजीव, जहां पर अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन थे जिस मकान में, वहां पर जब छापेमारी की गई तो क्या कुछ अहम चीजें वहां से बरामद की गई है? बरामद हुए तो वहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुए हैं, वहाँ पर जिलेटिन बरामद की गई है, वहाँ पर बम बनाने के कई सारे सामान जो है वो बरामद किए गए हैं, वहाँ पर इस्लामिक जो साहित्य है वो वहाँ पर बरामद किया गया है, जो पीएफआई का जो झंडा है वो यहाँ पर बरामद किया गया। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरे तरीके से इस पूरे इलाके को दलाने की तो साजिश थी, लेकिन जो मुख्य लोगों का मुद्दा था वो था कि 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री में किस तरीके से तब्दील किया जाए। और आपको पता है कि कश्मीर में किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां पिछले कुछ दिनों से बढ़ी हुई है, फिर से एक बार बढ़ गई है। बिहार का कई जो सीमावर्ती इलाका, चाहे वो किशनगंज हो, अररिया हो, चाहे वो मधुबनी का इलाका हो, आपको याद होगा कि 2010 में भी एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची थी जब मुंबई विस्फोट की घटना हुई थी। राजीव, यहाँ थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहूंगी और एक बार फिर से रुक करूंगी सहयोगी पंकज का। पंकज, यहाँ पर अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन जिसकी गिरफ्तारी की गई है, इन दोनों के बारे में पूरी जानकारी क्या कुछ है आपके पास? आखिर है कौन ये दोनों? जी देखिए खुशबू, ये दोनों झारखंड के आतंकी हैं। एक रांची में जो मंजर पकड़ा गया था पटना गांधी मैदान ब्लास्ट में, उनका भाई है अतहर परवेज, और दूसरे झारखंड पुलिस के रिटायर्ड दरोगा हैं। लेकिन इनके बारे में कुछ और नई जानकारियां आई हैं कि ये करना क्या चाहते थे। दरअसल 2013 में भारत सरकार ने सिमी पर प्रतिबंध लगाया था। अब इन दोनों ने एक कानूनी मतलब कुछ वकीलों को अपने साथ जोड़ा और वो सिमी आतंकियों को छुड़ाने के लिए ये कानूनी मदद मुहैया कराते थे, चाहे वो पैसे की जरूरत हो वो भी मुहैया कराते। वकीलों का पेमेंट भी इन्हीं के द्वारा होता था, और इनके पास जो पैसे आते थे वो अरब कंट्रीज से केरल पहले पहुंचते थे, और केरल के बाद तब इनके पास डिस्पैच किया जाता था। ये कानूनी मदद जो मुहैया कराने वाली बात थी। दूसरी बात यह थी कि विदेश से भी कुछ आतंकी आते थे और उनको आश्रय देना, कहां उनको ठहराना है, उनको कहां कहां पहुंचाना है, उन सबकी जिम्मेदारी भी इन्हीं आतंकियों ने संभाल रखी थी। ये 2 बड़े खुलासे इन आतंकियों को लेकर। तीसरा जो बड़ा खुलासा है वो ये है कि इन्होंने, भले ये पटना के फुलवारी शरीफ से पकड़े गए हों, लेकिन इनके जिम्मे बिहार और झारखंड में पीएफआई और एसडीपीआई, इन दोनों आतंक का नेटवर्क तैयार करने का जिम्मा था। और जो अभी हमें पुलिस सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कई शहरों में इन्होंने छोटे पैमाने पर ही सही लेकिन एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आतंक का खड़ा कर दिया है, नेटवर्क खड़ा कर दिया है। पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही है और इन्हीं की पूछताछ के आधार पर आज एक और शख्स पकड़ा गया है। वो तीसरा शख्स बताया जा रहा है कि वो बिहार का रहने वाला है, और उस शख्स ने इनकी मदद से बिहार के किसी शहर में आतंकी मॉड्यूल स्थापित किए हैं। हालांकि इसके बारे में ज्यादा भी जानकारी देना उचित नहीं होगा, एनआईए उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन बिहार और झारखंड ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पीएफआई और एसडीपीआई का एक नेटवर्क तैयार हो चुका है, और इन दोनों आतंकियों ने 2013 के बाद से ही इस काम में जुटे हुए थे। पटना गांधी मैदान का बम ब्लास्ट हो या जितने भी यहां आतंकी पकड़े गए हैं, कहीं ना कहीं उनके तार इन दोनों आतंकियों से भी जुड़े हुए हैं। जी पंकज, यहाँ पर जो ब्लूप्रिंट एनआईए को मिला है उसमें और भी कई अहम चीजें लिखी हुई है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारियां हैं आपके पास? जी देखिए, उनके पास जो एनआईए है उसको दस्तावेज भी मिले हैं, पंपलेट भी मिले हैं, हथियार बनाने का सामान भी मिला है, बारूद मिला है, कुछ लोहे के इक्विपमेंट्स मिले हैं। वो किस चीज के काम आते थे इसके बारे में जानकारी अभी जुटाई जा रही है। शायद पुलिस को पता होगा लेकिन हमें जानकारी नहीं है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है,
जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उसमें 2-3 चौंकाने वाली बातें हैं खुशबू। पहली बात ये कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र कैसे बनाना है, इसका पूरा डिटेल्ड ब्लूप्रिंट है उसमें, पॉइंट दर पॉइंट। और ये सिर्फ वहां से शुरू है कि जब बच्चा छोटा होगा, जब स्कूल में पढ़ेगा, तो हमें वहां जाके क्या करना है, स्कूलों में क्या करना है, जहां ज्यादा मुसलमान बच्चे हैं उर्दू स्कूलों में जाके क्या क्या करना है, कैसे उन्हें क्या बताना है। उसके बाद जब वो तैयार होगा, उसकी एक उम्र हो जाएगी 12-14 साल, तो हम अपने यहाँ ला के उसे कैसे हथियार बनाने की ट्रेनिंग देंगे, कैसे उसको हम जो क्या बोल सकते हैं उसको, कि जो जिहादी साहित्य है उससे कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है। मतलब पूरा ब्रेन वॉश करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट था। उसके बाद जब वो तैयार हो जाएंगे तो उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग दिया जाना था, उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जानी थी। ये सारा ब्लूप्रिंट, और इन आतंकियों ने ब्लूप्रिंट सिर्फ अपने तक नहीं रखा था, जहां जहां आतंक का मॉड्यूल स्थापित हुआ था और जहां जहां के लोग इनके कांटेक्ट में थे, इन सबको बांटा गया था और इन सब का ब्रेन वॉश एक तरह से उन्हें एक्टिवेट किया गया था कि आप अपने अपने इलाकों में जाएं, अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में जाएं और छोटे छोटे बच्चों को आप पकड़ना शुरू कर दें, ताकि 2047 तक जो हमारा मिशन है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, वो पूरा किया जा सके। जी पंकज, यहाँ रोकना चाहूंगी आपको और एक बार फिर से रुक करूंगी सहयोगी इसके राजीव के पास। राजीव, जब इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था एसएसपी के द्वारा, उसमें क्या कुछ कहा गया एसएसपी की तरफ से? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि पूरी तफ्तीश से प्रसून जी ने जानकारी दे दी है इस पूरे मामले की खुशबू, और अभी इस पूरे मामले में कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक गिरफ्तारी जो है वो एनआईए के द्वारा की गई है और क्या कुछ बरामद हुआ ये प्रसून जी बता चुके हैं। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि बिहार लगातार, अगर आप मुंबई 2011 की घटना को याद करें तो उसके भी तार सीधे तौर पर बिहार से जुड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं से जो बिहार का जो सीमावर्ती इलाका जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, उसमें अररिया, किशनगंज और जो मधुबनी और मोतिहारी का इलाका, क्योंकि मोतिहारी से भी उस समय 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई थी, ये तमाम जो इलाका है, यहाँ पर स्लीपर सेल के गठन की बात जो है वो शुरू से एनआईए की टीम कह रही है। और अभी जो उस समय जो विकास वैभव, जिन्होंने एनआईए टीम का एक हिस्सा जिन्होंने रेड भी यहाँ किया था, फिलहाल वो बिहार के होम डिपार्टमेंट में अपर सचिव है, उनकी तरफ से यह कहा गया था। और कुछ दिन पहले भी जब उनसे हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने यह कहा था कि आने वाले दिनों में बिहार जो है वो आतंकियों का एक बड़ा गढ़ जो है वो बन सकता है। और आप देखिए कि किस तरीके से 7 तारीख को पटना में, राजधानी पटना में, जो कि फुलवारी शरीफ एकदम पटना माना जाता है, वहां पर जो है वहां पर आतंकी ट्रेनिंग जो है बच्चों को बुलाकर दी जा रही है। और ये घटना यहाँ पर बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन यहाँ की पुलिस को, यहाँ की खुफिया विभाग को ये पता नहीं चल पाया था। वो तो शुक्र मनाइए कि चूंकि प्रधानमंत्री का यहाँ प्रोग्राम था और बड़ी संख्या में यहाँ पर एसपीजी और जो सीआरपीएफ की टीम जो है वो एनआईए की टीम जो है वो प्रधानमंत्री के आने से पहले 3 दिन पहले कैंप की हुई थी। और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि उन्हीं के हवाले से पूरी जानकारी मिली और उसके बाद जो लोकल पुलिस है वो हरकत में आई और फिर उसके बाद 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और अभी थोड़ी देर पहले जब नया टोला में एनआईए के द्वारा छापेमारी की गई है तो एक व्यक्ति की और गिरफ्तारी हुई है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इसका जो सरगना है वो कितनी मजबूती से तमाम घटनाओं को अंजाम दे रहा था और आने वाले दिनों में एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। और लेकिन इस साजिश का पर्दाफाश फिलहाल हो चुका है और पुलिस जो है पूरी मुस्तैदी से अब इस पूरी घटनाक्रम को। जी राजीव, जिस तरीके से हमने पटना के बारे में सुना है तो पटना को हमेशा से स्टूडेंट्स का हब या फिर पढ़ाई का जो हब है वो बोला जाता था, और अब जो तस्वीरें सामने आ रही है या जो मामला सामने आ रहा है उससे ये चीज देखने को मिल रहा है कि पटना जो बिहार की राजधानी है वो अब टेररिस्ट का गढ़ बनता जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर ये वही बिहार है खुशबू, जिसके विषय में कहा जाता है कि ज्ञान और मोक्ष की भूमि है ये बिहार में ही आकर गौतम बुद्ध को भी ज्ञान मिला था। गया में, आपको याद होगा, पटना से यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी है और वहां पर भी कुछ दिन पहले 2010 में जब वहां पर भी आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था। तो निश्चित तौर पर जो शिक्षा की जननी माना जाता है राजधानी पटना को, मगध का ये केंद्र बिंदु हुआ करता है। और यहाँ पर अब जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही है और इस सबके पीछे अगर आप कहेंगे तो कहीं ना कहीं से लेफ्टेज है, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार नीतीश कुमार बिहार में कह रहे हैं कि उस शासन की स्थिति बिहार में अपराधियों का मनोबल जो है वो काफी लो है, वहां पर अपराधियों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, वो कहीं ना कहीं इस पर पूर्ण विराम लगता हुआ दिख रहा है। और सरकार की नीति पर भी अब सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राजधानी में पटना में बैठ करके अगर आप 2047 की बात कर रहे हैं और भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने की बात कर रहे हैं और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग पाती है, तो निश्चित तौर पर यह बताने के लिए काफी है कि बिहार जो है वो आने वाले दिनों में नहीं बल्कि बिहार जो है वो आतंकी
राज्य के रूप में एक तरीके से तब्दील हो रहा है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि बिहार से ही झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को भी कंट्रोल करने की बात जो है वो भी सामने आई है। हालांकि 3 बजे के करीब जो है फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जानकारी मिल रही है जो वहाँ के एसपी द्वारा, तो उनके बाद ही ये पता चल पाएगा कि और क्या क्या कुछ अपडेट मिला है। लेकिन 2 के बाद आज एक तीसरी गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हुई है और जो कि महत्वपूर्ण गिरफ्तारी मानी जा रही है। जी खुशबू। जी राजीव, रोकना चाहूंगी आपको। पंकज, अगला सवाल आपसे, जिस तरीके से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद ये भी सामने आ रहा है कि आतंकी गतिविधियों में ये दोनों तो शामिल थे ही, साथ ही आतंकियों को आगे बढ़ाने का भी काम इनके द्वारा किया जाता था। जी देखिए खुशबू, 2 महत्वपूर्ण बिंदु हम मिस कर रहे हैं। पहला कि ये इन आतंकियों का बांग्लादेश कनेक्शन, पिछले कुछ सालों में बिहार और झारखंड में कई आतंकी पकड़े गए हैं। दरभंगा रेलवे स्टेशन ब्लास्ट हो, किशनगंज में हो, उसके बाद पटना गांधी मैदान ब्लास्ट हो, महाबोधि मंदिर में ब्लास्ट हो, और इन सारे आतंकियों के तार जमशेदपुर, रांची और झारखंड से जुड़े रहे हैं। तो एक चीज एनआईए और तलाश कर रही है कि इनका बांग्लादेश कनेक्शन क्या है, क्योंकि जो बच्चे यहाँ ट्रेनिंग लेने आते थे उनमें से कुछ ऐसे बच्चे थे जो बांग्ला भाषी भी थे। तो वो बच्चे कहाँ के थे, क्या वो बंगाल के थे या बांग्लादेश के थे, इस बात की जानकारी जुटा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो आतंक का जो नेटवर्क है बिहार झारखंड में, उसमें यह बताया जा रहा है, बार बार यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जो झारखंड के हैं रघुवर दास, वो भी कहते रहे हैं कि पीएफआई और एसडीपीआई, इन लोगों ने बिहार झारखंड के अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में अपनी पैठ बना ली है और इसी कारण उन्होंने इसे बैन भी किया था। अब जब ये दोनों आतंकी पकड़े गए हैं, भले ही पटना से पकड़े गए हैं लेकिन दोनों के तार झारखंड से जुड़े हुए हैं, तो क्या झारखंड में पीएफआई और एसडीपीआई का नेटवर्क वास्तविक है या ये सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक है? दूसरी बात कि अगर पीएफआई का यहां नेटवर्क है तो और कौन कौन से लोग जुड़े हैं और कौन कौन से इलाके हैं? जिस तरह से खुलासा हो रहा है कि ये छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में जाकर ये टारगेट करते थे कि बच्चों को शुरुआत में क्या ट्रेनिंग देना है, तो क्या जो झारखंड में बड़े पैमाने पर स्कूलों के आगे उर्दू नाम लिखना या जो प्रार्थना पद्धति में बदलाव करना, क्या उसके तार भी इस जो पीएफआई के मॉड्यूल हैं इससे जुड़े हुए हैं क्या, या सिर्फ ये वो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं? क्योंकि ये एक स्कूल में नहीं हुआ है झारखंड के, बिहार झारखंड में हम देख रहे हैं कि जामताड़ा से वैसी खबरें आई, गढ़वा से वैसी खबरें आई, सिमडेगा से वैसी खबरें आई, दुमका से ऐसी खबरें आई। तो क्या ये अचानक हुआ या सही में एक सोची समझी साजिश के तहत ये किया जा रहा है? इन सारे चीजों को एनआईए को जांच करना है। देखते हैं आने वाले दिनों में और क्या क्या खुलासे होते हैं। जी आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर पंकज की, जिस तरीके से अब एनआईए जांच आगे बढ़ाती जाएगी तो क्या और भी लोगों के सामने आने की, और भी लोगों की गिरफ्तारी होने की संभावना है? बिल्कुल, क्योंकि 2 आतंकी गिरफ्तार हुए कल देर शाम, माफ कीजिएगा 12 तारीख को। उसके बाद आज एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई है। अभी तो ये जांच का दायरा बिल्कुल प्रिमिटिव स्टेज में है, बिल्कुल शुरुआती है। जैसे जैसे इनसे जानकारियां मिलती जाएंगी कुछ और लोग इनसे जुड़े हुए होंगे और एनआईए मुख्य तौर पर जो आतंक का नेटवर्क है बिहार और झारखंड में, जिसमें पीएफआई और एसडीपीआई, इन दोनों का नाम सबसे ज्यादा आ रहा है। दरअसल ये संगठन जो पीएफआई है वो केरल से शुरू हुआ था और ये इस्लामिक स्टूडेंट्स मूवमेंट की तरह ही शुरू हुआ था, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे जो इसकी जो एक्टिविटीज थी वो देश विरोधी एक्टिविटीज में पाया गया। केंद्र सरकार ने इस पर बैन लगाया। बाद में इसके तार धीरे धीरे ईस्ट इंडिया, जो कि बिहार, झारखंड और बंगाल में फैलने शुरू हुए। यहाँ पे जो इससे पहले की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार, उन्होंने बैन लगाया। लेकिन ये अभी कितना वास्तविक में कितने सारे लोग इन दोनों संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या क्या है, वो बंगाल से किस तरह जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश से किस तरह जुड़े हुए हैं, क्योंकि समाचार प्लस ने ही बताया था कि कैसे बड़े पैमाने पर बांग्लादेश के लोग भी धीरे धीरे झारखंड के कुछ इलाकों में फैल रहे हैं। क्या उनके बीच भी पीएफआई ने पकड़ बनाई है? इन सारी बातों को देखना होगा। जी पंकज, यहाँ पर एक बार फिर से रुक करूंगी अपने सहयोगी एसके राजीव का। राजीव, यहाँ पर एक अहम सवाल जो हम मिस कर रहे हैं इस पूरे डिस्कशन में, कि जिस तरीके से बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था, तो क्या पुलिस के द्वारा या एनआईए के पास किसी भी बच्चे का कोई रिपोर्ट या फिर किसी भी बच्चे की इस पूरे मामले पर बरामदगी हो पाई है? नहीं, देखिए, जो इसके जो मुख्य 2 सूत्रधार हैं, अजहर परवेज और जलालुद्दीन, तो जलालुद्दीन रिटायर्ड दरोगा हैं झारखंड कैडर के। देखिए, मुख्य रूप से यही दोनों इस संगठन को चला रहे थे, इस बात की पुष्टि हो गई। हालांकि एनआईए के द्वारा जो पूरे इनके ट्रैक रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा कि वाकई में इनके तार कहाँ जुड़े हुए हैं। और जो रिपोर्ट आई है, जो एनआईए की तरफ से कहा गया, उसमें ये बहुत चौंकाने वाली बातें कही गई है कुछ भी। इसमें बच्चे और युवाओं को, यानी कि जो 18 साल से लेकर के 21 साल तक की जो
युवा हैं, मुख्य रूप से उनको टारगेट किया जा रहा था और उनके माध्यम से पूरे राष्ट्र में धार्मिक जो तरीके से आप कह सकते हैं उन्माद फैलाने की साजिश जो है वो रची जा रही थी। और आपको ये पता होगा और कुछ दिन पहले भी जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो घटना आतंकवाद का जो नया चेहरा देखने को मिला है उसमें छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो शामिल हो रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि इनका मंसूबा जो है वो कितना भयानक इनका मंसूबा था, क्योंकि अगर जो छोटे जो बच्चे होते हैं उनको जिस तरीके से उनका ब्रेन वॉश आप कीजिएगा उसी रास्ते पर वो चल पड़ते हैं। और यही वजह है कि छोटे छोटे बच्चे को टारगेटेड किया जा रहा था इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा। और तीसरे व्यक्ति की जो गिरफ्तारी आज हुई है उसका नाम अभी तक एनआईए ने उजागर नहीं किया है, लेकिन एनआईए ने ये जरूर कहा है कि जो तीसरा जो व्यक्ति बरामद हुआ है उससे बहुत कुछ बातें जो है वो आने वाले दिनों में खुलकर सामने आएंगी। जी राजीव, एक और आखिरी सवाल। अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन के साथ एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले पे। एनआईए जो है अपना जांच और तेज कर चुकी है और भी जांच के दायरे में और भी लोग आएंगे, तो क्या लगता है कि इनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो आतंकी संगठन के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है? नहीं, देखिए बिल्कुल आतंकी संगठन के लिए नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील करने का ख्वाब देख रहे थे। ये उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो लगातार एक खास वर्ग के हिमायती हैं और यह कहते हैं अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो यह कहते हैं कि भाई वो बच्चे हैं, उनको अभी वो मासूम है, उनको अभी इन बातों की जानकारी नहीं है कि भाई राष्ट्र धर्म क्या होता है, देश क्या होता है, इसी बात की उनको जानकारी नहीं। इन तमाम लोगों को एक बड़ा झटका लगेगा। और चूंकि जैसा मैंने आपको लगातार मुख्यमंत्री प्रसून जी भी कह रहे हैं और लगातार हम भी जो आपसे बता रहे हैं खुशबू के आने वाले दिनों में ये जांच सिर्फ राजधानी पटना और बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके तार तो फिलहाल अभी 4 राज्यों से जुड़ते दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से घटनाएं यहाँ पर सामने आई है, जिस तरीके से लोगों को पकड़ा जा रहा है और जितनी चीजें बरामद हुई, आप अंदाजा लगाइए कि पीएफआई का झंडा जो है वो बरामद होता है, यहाँ पर जो है इस्लामिक साहित्य जो है वो यहाँ पर बरामद होता है, तो इससे बढ़ के कुछ हो नहीं सकता है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इसके तार जो है आने वाले दिनों में बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी इसके तार हो सकता है इससे जुड़े हुए और कई आतंकी संगठन जो है इसके रण पर आने वाले दिनों में सामने आए। जी पंकज, आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से एक आतंकी नर्सरी का भंडाफोड़ हुआ है, कितनी बड़ी सफलता एनआईए की टीम को और कितना बड़ा झटका आतंकी संगठन को? देखिए खुशबू, जो आतंकी संगठन खास करके 2000 के बाद जो भारत में काम कर रहे हैं, सिमी आया उस पर बैन लगा, फिर इंडियन मुजाहिदीन आया, इंडियन मुजाहिदीन पे बैन लगा तो ये पीएफआई, फिर उसके बाद एसडीपीआई, ये नाम भले बदल बदल के आ रहे हों लेकिन लोग कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं और मंशा वही है कि देश को अस्थिर करना, आतंक का राज कायम करना और किसी तरह जैसे आज आया कि 2047 तक उन्होंने भारत को इस्लामिक राष्ट्र का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था। एक और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि अलग अलग बयान अलग अलग लोगों के सुनिए और उनका आपस में कनेक्शन देखिए। कश्मीर के मुफ्ती कहते हैं कि जब भी भारत में मुसलमानों की जनसंख्या 22 करोड़ से ज्यादा होती है हम एक हिस्सा लेकर निकल जाते हैं। हमने पाकिस्तान लिया, बांग्लादेश लिया, ईरान लिया, अफगानिस्तान लिया, उन्होंने ये बयान दिया था जी। दूसरी बात, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं उनके जो दीवान थे उन्होंने क्या बयान दिया, जो राजस्थान में जिस तरह हत्या हुई कन्हैया लाल की, वहां पे क्या कुछ हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं जो जहन में जो ये आतंकी जो बोले जिहादी सोच या बोले कि जो आतंक का जो ये ब्रेन वॉश ये लोग करते हैं वो कुछ युवाओं को, बिल्कुल राजीव जी ने सही कहा कि इनके टारगेट पे कम उम्र के लोग हैं, ये 12, 14, 18, 19, 20 इस तरह के युवाओं को ये टारगेट करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो मैच्योर हो जाता है वो अपने आगे पीछे सोचना शुरू करता है, वो अपनी भलाई बुराई वो उसके लिए क्या अच्छा ये सोचने लगता है। लेकिन जो नौजवान होते हैं, जो बिल्कुल अभी यंग होने के कगार पे होते हैं, वो एक जुनून, जोश, जज्बा और ये जहरीली जो सोच वो उनमें भरकर ये लोग उनसे काम करवाते हैं। कनेक्शन जरूर देखना होगा कि इनका कनेक्शन कहां से है, अरब से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, लेकिन लगातार इस तरह की खबरें आती रही हैं और इन दोनों आतंकियों के केस में भी आया है कि विदेशी आतंकी आते थे और ये उन विदेशी आतंकियों को आश्रय और मुहैया कराते थे और बाहर से पैसा आता था। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज और हमारे सहयोगी एसके राजीव, जिस तरीके से आपने इस पूरे नर्सरी के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। उम्मीद करती हूं कि उनको वो सारी जानकारियां इस मामले से जुड़ी मिल चुकी होंगी। तो एक बड़ी खबर जहां पर आपको बता दें कि बिहार झारखंड के में चल रहे आतंकी नर्सरी का यहाँ पर भंडाफोड़ किया गया है। पटना से 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं और इस पूरे मामले में अब एनआईए की टीम ने एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी की है जिसके ताल्लुकात बिहार से ही हैं। बता दें कि अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन दोनों के तार झारखंड से भी जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार और झारखंड जो है आतंक के निशाने पर लगातार
जो है आता जा रहा है और अब इस पूरे मामले पर एनआईए की टीम जांच कर रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी।